तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। मैं हूं श्यामता नाथ श्रीवास और आज हम पढ़ेंगे आशुलिपि हिंदी में स्थ स्थ ष्ट के चाप, तार धार के चाप, अम्ब अम्ब का प्रयोग, द्विध्वनिक मात्राएं, त्रिध्वनिक मात्राएं और पढ़ेंगे। बस इतना देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थ के चाप और तार धार के चाप। तो आइए देखते हैं स्थ और ष्ट के चाप, तार धार त्र के चाप। तो मैंने यहाँ पे इनको दो भागों में वर्गीकृत किया है चाप को। तो सबसे पहले देख लेते हैं चाप। चाप इस तरह से चाप बनाया जाएगा। ये चाप इस तरह से मैंने पहले से बना दिया हुआ है। चाप कैसे बनेगा? स के वृत्त के समान चाप बनता है, लेकिन चाप स के वृत्त से बड़ा रहता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से स के वृत्त का प्रयोग करते थे उसी प्रकार हम लोग चाप का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्थ ष्ट का चाप और दार धार तार या त्र का चाप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं सरल एवं वक्र दोनों रेखाओं। सरल रेखाएं आपको पता है, सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं। सरल रेखाओं में एवं वक्र रेखाओं में दोनों में ही चाप आरंभ एवं अंत दोनों स्थान पे लगाया जाता है। ठीक है, आरंभ एवं अंत दोनों स्थानों में हम लोग चाप का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे छोटा चाप। छोटा चाप मतलब स्थ तथा ष्ट का चाप। ठीक है, छोटा चाप स्थ का चाप। स्थ और ष्ट का चाप आधे से कम, किसी भी रेखाक्षर में आधे से कम स्थान पर लगेगा। आधे से कम मतलब ये इस तरह से ष्ट, ष्टप, ष्टट, स्टप, ऐसा आधे से कम स्थान पर यह चाप लगाया जाएगा। ये स्टम या स्तन, स्तम, स्थम, इस तरह से। ठीक, ये आधे से कम स्थान पर चाप लगेगा। दूसरा है आरंभ एवं अंत दोनों में लगा सकते हैं। इस चाप का प्रयोग स्थ और ष्ट के चाप का प्रयोग आरंभ एवं अंत दोनों में लगा सकते हैं। आरंभ में कैसे? तो इस तरह से जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। और दूसरा अंत में ये, जैसे कि मस्त लिखना है, मस्त, तो म और स, मस्त, म और चाप लगा दिए तो मस्त हो गया। ये रस्ट, रस्त, इस तरह से स्थ का और ष्ट का चाप आरंभ एवं अंत दोनों में लगा सकते हैं। किंतु यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आरंभ में अ या आ का स्वर आता है, अ या आ का स्वर आता है, तो इस चाप का प्रयोग ना करके पूरा रेखाक्षर लिखा जाएगा। ठीक है, यदि आरंभ में अ या आ का स्वर आता है तो इस चाप का प्रयोग ना करके पूरा क्या लिखा जाएगा? पूरा रेखाक्षर लिखा जाएगा। ठीक है, यदि अंत में, और अंत की बात की जाए तो यदि अंत में ई के अलावा, स्वर ई के अलावा अन्य कोई भी स्वर आए तो भी पूरा संकेत लिखेंगे। लेकिन स्वर ना आने की स्थिति में या ई स्वर आने की स्थिति में चाप बना सकते हैं। ई स्वर आने की स्थिति में इसलिए चाप बना सकते हैं क्योंकि ई स्वर लगाने के लिए हम छोटा सा आगे की ओर, जैसा कि स वृत्त में लगाते थे उसी प्रकार छोटा सा आगे की ओर एक डैश निकाल देंगे। जैसे कि ये सस्ती, सस्त और ई, सस्ती, इस तरह से। लेकिन अगर लिखना है सस्ता तो सस्ता के लिए पूरा इस तरह से पूरा रेखाक्षर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये खत्म हो गया आप लोगों का। ये स्थ और ष्ट का चाप समझ में आ गया। एक बार और बता दूं, छोटा चाप जो किसी भी सरल एवं वक्र रेखाओं में सवृत्त के समान आधे से कम
लेकिन सवृत्त से बड़ा, आधे रेखाक्षर के आधे से कम भाग में लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा है आरंभ एवं अंत दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, किंतु नियम इसके ये है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आरंभ में आने पर यदि स्वर आए आ का, तब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अंत में ई के अलावा अन्य स्वर आने पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि ई का स्वर आए तो छोटा सा डैश लगा के इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने उदाहरण बताया है। ये आरंभ में लगाने के लिए यह हो गया स्थान या स्तन, इस प्रकार से, ऐसे, इस तरह से। और अंत में कष्ट, इस तरह से। स्थल, ये स्थल। पुष्ट, अगर पुष्ट लिखना है तो पुष्ट, और पुष्टि लिखना है तो ऐसे पुष्टि। मस्ती, मस्त लिखना है तो सिर्फ मस्त, और मस्ती लिखना है तो इस तरह से ई का डैश। लेकिन यदि अंत में ई के अलावा अन्य कोई स्वर आता है तो पूरा लिखा जाएगा, जैसे कि रास्ता, जस्ता, इस तरह से। ठीक है। उसी प्रकार है बड़ा चाप। बड़ा चाप मतलब सेम है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें बड़ा चाप उसी चाप को थोड़ा सा बड़ा कर देने पे, मतलब आधे से अधिक भाग में, किसी भी रेखाक्षर में आधे से अधिक भाग में यदि हम चाप लगाते हैं तो उसको दार, धार, त्र या तार पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे, और इसका प्रयोग आधे से अधिक में, जैसा मैंने अभी बताया, इसमें आधे से कम था। स्ता, थ और ष्ट के लिए चाप का प्रयोग करते समय रेखाक्षरों के आधे से कम भाग में लिखेंगे, और बड़ा चाप को रेखाक्षरों के आधे से अधिक भाग में लिखेंगे। याद रहे, सरल रेखाओं में त की जगह जैसा त का आंकड़ा लगाते हैं वैसा लगाएंगे, और वक्र रेखाओं में अंदर की ओर लगाएंगे। ठीक है। तो यह हो गया आधे से अधिक। अब है यहाँ पे, यदि इस बड़े चाप का प्रयोग हम लोग शुरू में करेंगे, आरंभ में, तो उसको तार, धार या दार ना पढ़ के हम लोग केवल त्र या त्रि पढ़ेंगे, जैसे कि ये त्रिकाल, त्रिकाल, त्रिशूल, त्रिशूल, इस तरह से। और अंत में करेंगे तो ये पत्र या दार पढ़ेंगे तो सरदार, इस तरह से। सरदार, हकदार, हकदार, इस तरह से। ठीक है। तो आरंभ में और अंत में किसका प्रयोग करेंगे? बड़े चाप के लिए त्र और त्रि का। लेकिन दार, धार या तार प्रयोग करेंगे तो हम लोग अंत में प्रयोग करेंगे किसका? इस चाप का। इस चाप का अंत में प्रयोग होगा तो दार, धार या तार पढ़ेंगे, लेकिन त्र और त्रि के लिए शुरुआत में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे त्रैलोक, त्रैलोक, तो त्रैलोक इस तरह से। त्रैलोक, त्रैलोक नहीं, इसको समझो, ये त्रिकाल, त्रिशूल। ठीक है। एक चीज और, अकेले व्यंजन के साथ बड़े चाप का प्रयोग होता है तो ज्यादातर उसको त्र पढ़ा जाता है, जैसे कि पत्र, पत्र। ठीक है। और एक से अधिक व्यंजनों के साथ यदि बड़े चाप का प्रयोग होता है तो उसको दार, धार पढ़ा जाता है। इसमें भी एक कंडीशन सेम है। अंत में यदि ई का स्वर आए तो छोटा सा डैश लगा के इस तरह से लिख सकते हैं, छोटा सा डैश लगा के, जैसे कि हकदार, हकदार लिखे और हकदारी आ गया तो हकदारी, इस तरह से लिख सकते हैं। किंतु यदि अन्य स्वर आए, ई के अलावा अन्य स्वर आए या अंत में स का वृत्त आए, तब की स्थिति में पूरी तरह से त्र या द्र लिखा जाता है। इस तरह से त्र या
द्र को लिखेंगे, जैसे कि मूसलाधार, तो मूसलाधार कैसे लिखेंगे, मूसलाधार, ये तो लिख सकते हैं मूसलाधार। लेकिन यदि स का वृत्त आ जाए, जैसे कि जैसे कोई शब्द मूसलाधार, चलो छोड़ो उसको। एक कंडीशन और है, एक कंडीशन ये है कि यदि हम लोग इस बड़े चाप का प्रयोग किसी भी सरल रेखा में न के स्थान पर करते हैं तो वहाँ पे न जुड़ जाता है, जैसे कि दुकानदार, दुकानदार, और ये दुकानदारी। उसके लिए एक शब्द है, जैसे कि ये ता के जगह में आए यात्रा, यात्रा, तो यात्रा इस तरह से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, तार धार या तार धार या दार का चाप का प्रयोग करेंगे तो अंत में कोई भी स्वर नहीं आएगा। इसके अलावा, किसके अलावा, ई स्वर के अलावा कोई भी अन्य स्वर आने पर पूरे रेखाक्षर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब है थोड़ा सा देख लेते हैं अम्ब अम्प का प्रयोग। अम्ब अम्प का प्रयोग, यदि हम म को, यदि म के बाद प आए या म के बाद ब आए, केवल यही इसी में लगेगा अम्प और अम्ब, प या ब। अम्प के प के बाद प के पहले म आए या ब के पहले म आए तो म को मोटा कर देने से उसमें प और ब लगा पढ़ा जाता है, जैसे कि लंब, तो ल और म को मोटा कर दिए, ये ल और म को मोटा लिख दिए तो लंब। उसी प्रकार से कोलंबो, तो कोलंबो, इस तरह से कोलंबो लिखे थे, कोलंबो। ठीक है, कोलंबो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लंब, अम्प, 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 इस तरह से, मतलब म को मोटा कर देने से उसमें प और ब लगा पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार और सरसरी तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, चाप, आशुलिपि हिंदी में दो प्रकार के चाप का प्रयोग करते हैं, एक बड़ा चाप और दूसरा छोटा चाप। बड़ा चाप छोटा चाप छोटा चाप स्त, स्थ और ष्ट को प्रदर्शित करता है। मतलब यदि किसी रेखाक्षर में आधे से कम भाग में चाप लगाएं, छोटा सा चाप लगाएं, तो उसको स्त, स्थ और ष्ट पढ़ेंगे या आधे से कम में रहेगा। इसका प्रयोग आरंभ एवं अंत दोनों स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, आरंभ में अ आ आने पर पूरा स्वर लिखेंगे और अंत में ई के अलावा कोई भी स्वर आने पर पूरा रेखाक्षर लिखेंगे। ठीक है, ई आने पर हल्का डैश निकाल देंगे। और उसी प्रकार दार धार त्र के लिए है, इसको आधे से अधिक भाग में, किसी भी रेखाक्षर के आधे से अधिक भाग में लिखेंगे तो उसको दार धार या त्र पढ़ेंगे। आरंभ या अंत में, ज़्यादातर आरंभ या अंत में त्र और त्रि ही पढ़ते हैं। इस चाप को त्र और त्रि पढ़ते हैं इस तरह से, त्रिकाल, त्रिशूल, है ना। और अकेले व्यंजन के साथ भी त्र पढ़ते हैं, लेकिन अंत में ज़्यादातर इसको दार धार या तार पढ़ा जाता है। ठीक है, अंत में इसमें भी ई का स्वर हो तो छोटा सा डैश निकाल देते हैं, किंतु ई के अलावा अन्य स्वर हो या अंत में स का वृत्त आए तो पूरी तरह से त्र लिखा जाता है। इस तरह से त्र या द्र को लिखेंगे। ठीक है, अम्ब का प्रयोग म को मोटा करने से प और ब लग जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे द्विध्वनिक मात्राएं एवं त्रिध्वनिक मात्राएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं द्विध्वनिक मात्राएं एवं त्रिध्वनिक मात्राएं होता क्या है। तो किसी शब्द में कहीं कहीं पर किसी शब्द में मात्रा के बाद स्वर आए तो उसको द्विध्वनिक मात्रा कहते हैं, और कहीं कहीं पे दो मात्राओं के बाद स्वर आए तो उसको
त्रिध्वनिक मात्रा कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्विध्वनिक आशुलिपि में द्विध्वनिक मात्राएं। तो आशुलिपि में द्विध्वनिक मात्राओं के लिए दो प्रकार के चिन्ह दिए हुए हैं, एक है बायां द्विध्वनिक मात्रा और एक है दायां द्विध्वनिक मात्रा। तो बायां के लिए इस तरह से चिन्ह दिया हुआ है और दायां के लिए इस तरह से चिन्ह दिया हुआ है। ये द्विध्वनिक मात्रा है, ठीक है। इसको लगाते कैसे हैं अभी बता रहा हूँ। ये एक मात्रा के बाद स्वर आए, किसी भी शब्द में मात्रा के बाद स्वर आए, जैसे कि ये आ का मात्रा और ओ का स्वर, उसी प्रकार आ का मात्रा और ई का स्वर, इस तरह से मात्रा के बाद यदि स्वर आए तो उससे द्विध्वनिक मात्रा या त्रिध्वनिक मात्रा कहते हैं। इसमें भी आ के बाद ई आया है, फिर ए आया है, आ ई ए, मतलब तीन बार आया है, इसलिए इसको त्रिध्वनिक मात्रा कहते हैं। एक मात्रा और दो स्वर आए तो उसको त्रिध्वनिक मात्रा कहेंगे, और एक मात्रा और एक स्वर आए तो द्विध्वनिक मात्रा कहेंगे। तो उसको लगाएंगे कैसे? तो बायां और दायां दो प्रकार से द्विध्वनिक मात्राओं को बांटा गया है, बायां और दायां। तो बायां द्विध्वनिक मात्रा के लिए इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है और दायां द्विध्वनिक मात्रा के लिए इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है। तो उसको लगाते कैसे हैं? तो यदि किसी शब्द में मात्रा के बाद स्वर आए, तो यदि हम लोग बायां का पहले पढ़ते हैं फिर दायां का पढ़ लेंगे। बायां वाला ये वाला लगाते हैं तो पहले स्थान पर ए के लिए लगाएंगे। पहले स्थान मतलब रेखाक्षर के पहले स्थान। रेखाक्षर में 3 स्थान होते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान एवं तीसरा स्थान, ठीक है। किसी भी रेखाक्षर में 3 स्थान होते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान एवं तीसरा स्थान। तो पहले स्थान पर अगर हम बाएं वाले चिन्ह को लगाते हैं पहले स्थान पर, यहाँ पर, तो उसको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। जैसे कि ये गैया, ये ग हो गया और इसमें यहाँ पे ये चिन्ह लगा दिए पहले स्थान पे। ये पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, तो पहले स्थान पे ये चिन्ह लगा दिए तो ये गैया हो गया। वैसा ही इसमें भी वक्र रेखाक्षर में पहले स्थान पर ये चिन्ह लगाए, बायां वाला चिन्ह लगाए तो आय का पढ़े पहले स्थान पे, ठीक। पहले स्थान पर आय पढ़ेंगे। अब है दूसरे स्थान पर यदि बायां वाला चिन्ह लगाते हैं तो किसके लिए लगाएंगे उसको? ए स्वर और अ स्वर के लिए, ए और अ स्वर के लिए। जैसे कि कौवा लिखे हैं तो बीच में लगाए हैं बायां वाला चिन्ह, ये पौवा, और इसमें भी स्वर के बाद मात्रा के बाद स्वर आ रहा है। तीसरे स्थान पर ई पढ़ेंगे। तीसरे स्थान पर क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। जैसे कि ये पिया, किया, सिया, याद रहे ये स्वर इस व्यंजन के बाद पढ़ा जा रहा है, ना कि पहले लगा। हालांकि छोटा ई की मात्रा है इसलिए पहले लगा है, किंतु इस व्यंजन के बाद ही हम इस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला स्वर इस मात्रा के बाद आ रहा है, ये वाला स्वर इस मात्रा के बाद ये वाला स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अंत में ई पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। ई और ई के लिए तीसरे स्थान पर, मतलब बाएं वाले द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग पहले स्थान पर करते हैं रेखाक्षर में तो ए पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर करते हैं तो ए और औ पढ़ेंगे, और तीसरे स्थान पर करते हैं तो ई और ई पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार दायां वाला के लिए, दायां वाला का प्रयोग यदि हम पहले स्थान पर करते हैं तो आ पढ़ेंगे, ठीक है, आ पढ़ेंगे। जैसे कि ये ताऊ, तो ये ताऊ, ऊ का स्वर, बाद में कोई भी स्वर आए उसको ध्यान में अपने अनुसार पढ़ना है, उसको ध्यान में रखकर। लेकिन हमको मात्रा पहले
स्थान पर जो मात्रा आएगी उस मात्रा को द्विध्वनिक मात्रा और त्रिध्वनिक मात्रा के अनुसार लगाएंगे। आगे आने वाले स्वर को उच्चारण से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे आने वाले स्वर का यहाँ पे हम लोग अपने सेंटेंस के अनुसार देख लेंगे, अपने वाक्य के अनुसार, किंतु जो पहले मात्रा आएगा उसको इसके अनुसार पहचाना जा सकता है। हालांकि स्वर विलोपन भी एक आप लोगों के लिए सुविधाजनक चीज़ है, जिसमें आप स्वर को विलोपित कर दिए हैं, उसमें कहीं कहीं इनका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे समझना हो वहाँ पे इस स्वर का प्रयोग आप कर सकते हैं, सॉरी इस मात्रा का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो द्विध्वनिक मात्रा बायां वाला समझ में आ गया। पहले स्थान पर अ, दूसरे स्थान पर ए और औ, तीसरे स्थान पर ई और ई। इस तरह से ये तीनों उदाहरण है, गैया, मैया, कौवा, पौवा। यहाँ भी इस मात्रा के बाद स्वर आ रहा है, मात्रा के बाद स्वर आ रहा है, मात्रा के बाद स्वर आ रहा है, मात्रा के बाद स्वर आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार त्रिध्वनिक मात्रा क्या है, सॉरी ये दायां वाला बता दूं। दायां वाले में पहले स्थान पर लिखेंगे तो आ, ठीक है, पहले स्थान पर आ, दूसरे स्थान पर ओ पढ़ेंगे और तीसरे स्थान पर ऊ पढ़ेंगे। जैसे कि ये ताऊ और दूसरे स्थान पर ओ और तीसरे स्थान पर ऊ पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी मात्रा के बाद स्वर आने पर ये चिन्ह लगेगा। मात्रा के बाद स्वर आने पर ही द्विध्वनिक मात्राएं लगेंगी। मात्रा के बाद स्वर आए तब, मात्रा के बाद स्वर आए तब। ठीक है, तो ये तीनों का उदाहरण ये है। सुई, लेकिन सुई को आप ऐसे लिख सकते हो, सुई। ठीक है, हम लोग अपने अनुसार बनाए थे सुई, ये सुई इस तरह से सुई। ठीक, अब है त्रिध्वनिक मात्रा। किसी शब्द में दो स्वर आते हैं, एक मात्रा के बाद दो स्वर आते हैं। जैसे कि ये स्वर आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, लाइए, तो वहाँ पे जेड जैसा साइन बना देंगे। ठीक है, ये जेड जैसा, लाइए, बोआई, आई के लिए बीच में, और आई के लिए पहले ही चिन्ह दिया हुआ है, तो आई का प्रयोग हम लोग पहले जो करते थे उसी के मोटा बिंदु मोटा स्वर में उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का द्विध्वनिक मात्रा और त्रिध्वनिक मात्रा। ठीक है, द्विध्वनिक मात्रा और त्रिध्वनिक मात्रा में बायां द्विध्वनिक मात्रा, दायां द्विध्वनिक मात्रा, पहले स्थान पर बाएं द्विध्वनिक को पहले स्थान पर अ, दूसरे स्थान पर ए और तीसरे स्थान पर ई पढ़ेंगे, और दायां द्विध्वनिक को आ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ओ, तीसरे स्थान पर ऊ पढ़ेंगे। त्रिध्वनिक में जेड का आकार का साइन बनाएंगे, आप लोगों को सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।